हेलो, मैं रोशनी सिंह बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम पेज नंबर का मैंने प्रथम संस्करण का वाक्तव्य रिकॉर्ड करी हूँ और आगे से मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चन जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो बताते हुए आगे के पेज का पढ़ना शुरू करूँगी और समझाना। तो ऐसे है प्रथम संस्करण का कि कवि वृत्त संग्रह किसने निकाली थी, तो मिश्र बंधु विनोद ने। कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद ने निकाली थी, जो बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह नाम से था, जो श्याम बिहारी मिश्र आदि थे इनके मिश्र बंधुओं के द्वारा निकाली गई थी। दूसरा है 1819 में डॉक्टर ग्रेशन ने मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर आवा नॉर्दर्न हिंदुस्तानी के नाम से कवि वृत्त संग्रह निकाला था। और आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को वीर गाथा काल नाम रखा था। 3 हो गए। चौथा है इन वीर गाथा काल को उन्होंने रचनाएं 2 भागों में बांटी। पहला अपभ्रंश की और दूसरा देश भाषा का बोलचाल, यानी अपभ्रंश की और देश भाषा के बोलचाल में बांटा था उन्होंने वीरगाथा काल की भाषा को। चौथा है वीर साहित्य पुस्तकें 4 प्रकार की थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, विश्व काव्य वृत्त ही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो उन्होंने किताबें मानी थी साहित्यिक, वो 4 थी। कौन कौन से? नंबर 1 विजय पाल रासो, नंबर 2 हमीद रासो, नंबर 3 कीर्ति लता, नंबर 4 कीर्ति पताका। तो यहाँ तक हो चुका था। आगे मैं आपको फिर से पेज नंबर 7 से शुरू करती हूँ। यहाँ से मैंने ख़त्म किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य पुस्तकों को चार पुस्तक बताए थे: विजय पाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। तो आगे शुरू करते हैं। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में पेज नंबर 7 पे लिखा कि देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। पहला कौन सा? विजय पाल रासो। पहला 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। विजय पाल रासो तो उनकी पुस्तकें थी केवल जो 4 वालों में से, जैसे विजय पाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। उसके बाद आगे लिखते हैं देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो अल्लाह, खुसरो की पहेली, विद्यापति पतावली। ये हैं खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो अल्लाह का मूल रूप, खुसरो की पहेली, विद्यापति पदावली। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल पुस्तक जो बताए उनमें से हैं 4 तो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं: विजय पाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। आगे हैं खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वी रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेली, विद्यापति। यानी 8 जो है: पहला खुमान रासो, दूसरा विशल देव रासो, तीसरा पृथ्वी राज रासो, चौथा चंद्र प्रकाश। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, यानी खुमान रासो 1, विशल देव रासो 2, पृथ्वीराज रासो 3, जयचंद्र प्रकाश 4, जय मयंक जस चंद्रिका 5, परमाल रासो 6, खुसरो की पहेलियाँ 7, विद्यापति की पदावली 8।
इस प्रकार पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथा काल ही है। इनमें कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर, अंतिम दो जैसे खुसरो की पहली और विद्यापति की पदावली और बीसलदेव रासो को छोड़कर बाकी सब पुस्तकें इनकी कौन सी हैं? वीर गाथाओं की प्रवृत्ति हैं, यानी इनमें वीर गाथा की प्रवृत्ति हैं। कौन कौन से वीर गाथा हैं? वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां हैं किस किस राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा देती है? वीर गाथा की राजनीतिक, सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से वीर गाथा की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है, यानी इनके पुस्तकों में इसके बारे में वर्णन कर दिया गया है। मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकें की और नामावली दी। आदिकाल मिश्र बंधु ने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी। किसने और नामावली दी? मिश्र बंधु ने आदिकाल में पुस्तक में। क्या क्या नाम था मिश्र बंधु के अनुसार? भागवत गीता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक में लिखा इस प्रकार से कि मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकें की और नामावली दी, इतनी और पुस्तकों की नामावली दी। नंबर 1 भागवत गीता, नंबर 2 बुद्ध नावकर, नंबर 3 वर्तमाल, नंबर 4 संवत्सार, नंबर 5 पताली, नंबर 6 न्याय योग, नंबर 7 जम्बू स्वामी रासा, नंबर 8 रेवती गिरी रासा, नंबर 9 नेमीनाथ चाउपई, नंबर 10 एवस माला, उपदेश माला जिसको कहते हैं एवस माला या उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है। अच्छा, भागवत गीता पीछे की रचना है, जैसे कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। क्या भाषा है देखिए। तेहि दिन कथा कीन मन लाही, हरि के नाम गीत चित आई। क्या कह रहे हैं? उनकी भाषा की लिखते हुए बता रहे हैं कि उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई। सुमरो गुरु गोविंद के पाऊँ, आगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैषणवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार की फीलिंग कहते हैं, यानी जिसमें भाव का विचार था, ठाट मीन्स विचार होता है, इंग्लिश शब्द लिख दिए हैं, थाट और विचार दोनों लिख दिए। फीलिंग मतलब अनुभव करना। जो कविता की पंक्तियों के भाव को हम फीलिंग करते थे अवधी भाषा में, जैसे तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई। सुमरो गुरु गोविंद के पाऊँ, आगम अपार है जाकर नाऊ। तो इसमें आपको फीलिंग आ रही है ना? वैषणवाड़ी अवधि समझते हैं या वैषणवाड़ी, इसको इन्होंने इसमें लिखा। वे यदि उद्घृत पदों को संबद्ध 1000 के क्या संबद्ध भी के संबद्ध कुछ सा मिट गया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 1000 से 2000 संबद्ध हो बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कह रहे हैं। 1 से 2000 बताएं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संबद्ध सूचक पंक्ति का यह रबड़ पाठ की सावधान करने के लिए काफ़ी है, यानी डब पाठ को सावधान करने के लिए यह अपनी डबडबा लिखे, मतलब डबडबा जाता है जैसे आंखें, उस तरह से भाव भी डबडबा जाते हैं। इन्होंने कहा है, इनको पढ़ के जो पंक्तियों से वो ले रहे हैं। सहस्त्र जो संपूर्ण जाना, यानी क्या कह रहे हैं? सावधान करने के लिए उन्होंने लिखा काफ़ी है। सहस्त्र जो संपूर्ण जाना, यानी वो संपूर्ण कुछ जान कर ही इनसे इनका अतिरिक्त इनमें लिखा है। अब रही शेष 9 पुस्तकें, इनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर, 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती।
दो, 7, 9, 10 पुस्तकें थी उनकी, वो साहित्य कोटि की नहीं मानी जा सकती, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पुस्तक में लिखा। नंबर 6 योग की पुस्तक है, जो 6 नंबर है वो योग की पुस्तक है। नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है, नोटिस के लिए वो पुस्तक है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णात्मक डेस्क्रिप्ट हैं। वर्णात्मक यानी इंग्लिश में लिखा डेस्क्रिप्ट है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है। एक पुस्तक में नंद के जोनार का वर्णन है और एक में रेवात पर्वत का वर्णन किया गया है, यानी जो गुजरात में है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्य पे होती तो मैं भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथाएं पुस्तकों का उल्लेख किया। एक ही काल में एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं उनके सामग्री का भी विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निरूपण धारा और सगुण धारा। भक्ति काव्य के अगर पूछा जाए तो कितनी काव्य धाराएं हैं, तो 2 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं? निर्गुण धारा और सगुण धारा। भक्ति काल में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में लिखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कि 2 काव्य धाराएं हैं। कौन से? निर्गुण धारा और सगुण धारा। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में। तो कौन सी 2 काव्य धाराएं हैं रामचंद्र का? काव्य धारा 2 हैं, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं हैं। अब ये करना, जो निर्गुण धारा है इनकी 2-2 शाखाएं और सगुण की 2-2 शाखाएं हैं, ऐसा उन्होंने लिख रहा। निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रय शाखा और प्रेम आश्रय शाखा। निर्गुण धारा को जो बांटा गया 2 में, वो कौन कौन से? नंबर 1 ज्ञान आश्रय शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी, सूफी जो जिसमें थे। प्रेम मार्गी में कौन लोग थे? सूफी लोग थे। तो ये जो निर्गुण धारा था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा। किस किस में? ज्ञान आश्रय शाखा में और प्रेम मार्गी शाखा में। प्रेम मार्गी शाखा में सूफी लोग आते थे। शाखा निर्गुण धारा में निर्गुण लोग आते थे और प्रेम मार्गी शाखा में सूफी लोग आते हैं। सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जो सगुण धारा को 2 भागों में फिर उन्होंने बताया, किसमें कहा? राम भक्ति शाखा और कृष्ण, यानी कि कोई लोग राम की पूजा, राम हमारे भक्त में आते हैं, हम पूजा करते हैं, तो सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में माना उन्होंने। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग से नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं रख दिया कि ऐसे, मैंने इसमें देखा, समझा, पढ़ा तब रखा। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगा। यानी हमें पढ़ते ही जैसे ध्यान में आया, आप भी पढ़ते तो ध्यान में वही आएगा। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली आई है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपण किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों पर डालना ऐतिहासिक विवाह नहीं कहला सकता, ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, जब तक पूरब और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएं, तथा इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐतिहासिक रूप से 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता कि उनमें अंतर ना हो, बांट दो, जब तक उनमें लक्षण ना वर्णित हो, यानी लक्षण ना पता चले। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के पहले एक लिखना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए, यानी आपको किसी को बताते समय या लिखते समय या उसका सिद्ध होना चाहिए, तभी पुष्टि माना जाएगा। जब तक पुष्ट नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ऐसा कोई हमें
पुष्टि मिल जाए आगे चलकर छानबीन करने पर, लेकिन अभी ऐसा मुझे कोई सूक्ष्म आधार नहीं मिला, ऐसा कोई हमें सूक्ष्म हमें पुष्टि नहीं मिली। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। उन्होंने लिखा कि रीतिकाल के संबंध में और दो बातें कहनी है। क्या कहनी है? इस काल के कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्ति हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उपदेश अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। वो कह रहे हैं इस उपदेश से मैं प्रवृत्त और नहीं हो सका, मैं पक्का नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे और अच्छा ढांचा खड़ा करना था, सही, ना कि कभी कीर्तन करना, ना कि उसमें कीर्तन करना ही मान जाए। यानी कह रहे हैं कि कीर्तन करना नहीं है, मुझे इन पुष्टों को सही सही वर्णन करना है इस किताब में। इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था उन्हें, ना कि कभी कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए। उन्होंने कहा जो मैंने परिचयात्मक विवरण लिए, जो मैंने इसमें पहचान की, उस मिश्र बंधु विनोद से लिया, उनकी किताब से, मिश्र बंधु जो किताब थी उससे लिया। कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया। बहुत सारे विवरणों को जो लिखा था मैंने उनमें परिवर्तन कर दिए और उसका बहुत सारे को हटा दिया, यानी परिष्कार कर दिया। जो उनको लेने लायक नहीं था, उन्हें उचित नहीं समझा, उन्हें नहीं लिया। इसका परिष्कार का मतलब हुआ जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरण में, जैसे इनके विवरण में हमें जो चीज़ नहीं लेना था वो नहीं ली और जो सुधार करना था वो मैंने उसमें सुधार कर दी। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। कौन लिखे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि कुछ कवियों के नाम छूट जाए या किसी कवि को किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए या जितने ग्रंथ के नाम दिए उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। अगर कोई बात कभी छूट जाए, उनके वर्णन छूट जाए, तो इसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे उद्देश्य में इतना ही काफ़ी था और मैंने इतना ही वर्णन किया। इसमें मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिए जो काफ़ी थे। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तकों में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा वर्णन होता है कि आलोचना अधूरी भी नहीं आ सकती अगर मैं सब लिखना चाहूँ तो। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। अगर किसी कवि की आलोचना में लिखनी होगी तो एक दूसरी पुस्तक बनाऊंगा जो स्वतंत्र रूप से लिखूंगा। इसमें मैंने ऐसा नहीं किया है, पूरा नहीं लिया है, जो ज़रूरत समझा वही लिया है। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन कवियों को मैंने विस्तार से लिखा है वो बहुत प्रसिद्ध कवि थे और मैंने उनका लिया है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया, लेकिन वो भी मैंने जो विशेष चीज़ थी वही मैंने इस पुस्तक में ली है। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। मैंने बहुत सारी प्रवृत्तियों को रस उपयोगी कहा और कुछ को इनमें बाधक बताया है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल में जब भी सबसे प्रधान आविर्भाव होता है वो साहित्यिक घटना होता है, जो घटनाएं घटती हैं वो, इसलिए उनके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। जो साहित्यिक घटनाएं थे प्रधान, उनको मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इन्होंने ऐसा वर्णन किया है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के बीच जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का समान और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर का भला मोल लेना ही समझ पड़ता था। उन्होंने कहा वर्तमान के कवियों का लिखना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं उनका वर्णन करती तो शायद अपने सिर का भला लेता, यानी वो लोग कुछ गड़बड़ हो जाता तो मुझे कहते कि इन्होंने ऐसा लिख दिया। पर जी ना माना। उन्होंने एक बार सोचा कि सब छोड़ दें। वर्तमान सहयोगियों तथा उनके अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़ा बहुत विवेचना के साथ डरते डरते किया।
पर उन्होंने कहा कि मेरा मन तो था कि पूरा छोड़ दूं वर्तमान, लेकिन मेरा जी ना माना, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने लिया है, डरते हुए कि उन लोगों ने इसको कोई ऐतराज़ ना करे। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं अगर मुझे जल्दी में या भूल से कुछ छूट गया हो तो मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, वो मुझे क्षमा करें, ऐसा उन्होंने लिखा। जैसे पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की बहुत ज़रूरत था, हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं था, कोई सिद्धि नहीं थी, कोई किताब नहीं था, इसलिए पुस्तक मैंने जल्दी से लिखी है। इससे इसका रूप जो भी रखना चाहता था वह भी मुझे पूरी नहीं प्राप्त हो सकी। उन्होंने कहा जिस किताब की मैं रूप रखना चाहता था मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ इस किताब का रूप रख के, लेकिन मुझे जल्दी इसका निर्माण करना था, इसलिए मैंने इसको करा। कवियों और लेखकों के नामों लेख के संबंध में एक बात यह निवेदन है कि पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इनके सब लिखने का यह उपदेश था कि यह सिर्फ संग्रह मात्र नहीं है, इससे आधुनिक कालों के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की और ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने आधुनिक काल के वर्णनों को और अधिक ध्यान से इसमें लिखा दिया गया है, उन्होंने इसमें अधिक ध्यान दिया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकाल चुका था। वो कह रहे हैं कि मैंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 की जनवरी के महीने में निकाल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहले क्या नाम था, तो रामचंद्र शुक्ल ने पहले उनका नाम हिंदी साहित्य का विकास रखा था, जो 1929 के जनवरी के महीने में निकाल चुके थे। वो इस नाम से पुस्तक, किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास। जो हिंदी साहित्य के विकास पहले किसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम हिंदी साहित्य के विकास रखा था रामचंद्र। इस कारण पुस्तक करण संस्करण में बहुत सी बातें पढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत की मानी जाती थी। अपभ्रंश की रचनाएं किस रचना के काल के अंतर्गत मानी जाती थी? भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चरित्र किसमें है? अपभ्रंश भाषा में। और संगधरकृत हमीद रासो, संगधरकृत हमीद रासो और कुमार पाल चरित्र अपभ्रंश में थी। हमीद रासो का पता नहीं है। हमीद रासो जो अपभ्रंश में था उसका कुछ पता नहीं है। सारंगधर कृत था, वो सारंगधर ने निकाली थी, लेकिन उस कृति का पता नहीं, वो गायब हो गया है, शायद अंग्रेजों ने फूंक दी और कुछ क्या हुआ। पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीद के युद्धों के वर्णन वाली कई बहुत ओजस्वी पद छंद के उदाहरण मिले। कैसे वो जाने कि हमीद रासों में क्या था? जो सारंगकृत लिखा था वो था, उन्होंने जब प्राकृत पिंगल सूत्र नामक पुस्तक पलटते रहे तो हमीद के युद्धों का वर्णन उसमें उन्होंने पाए, तब उन्होंने पद पाए, तब उन्होंने ये कहा। छंदों का उदाहरण में उन्हें मिला, पद छंद में थे। किस में थे? छंद में। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीद रासो की है। उन्होंने निश्चय किया कि ये पद किसके हैं? सारंगधर की हमीद रासो की पुस्तक की है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वाले को ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रवृत्तियों का वर्णन पल्लवित इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके प्रवृत्ति का ठीक ठीक पता चला कि वो क्या चाहते थे। वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ थे। वो हमेशा पढ़ने वाले को
यह पता हो जाए कि वह स्वतंत्र समर्थ में है, धोखे में नहीं है। मिश्र बंधु के प्रखंड कवि वृत्त संग्रह, जो वृत्त संग्रह था किसकी लिखी थी? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख भी हो चुका है। कवि वृत्त संग्रह में मिश्र बंधु विनोद का भी उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए। जो रीतिकाल की कवि मैंने वर्णन किए वो किस किताब से लिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद से। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकल्पकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी। हिंदी पुस्तकों की खोज के रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थान आने पर उलटनी पड़ी। अगर कोई संदेश आता तो वो रिपोर्टर के पुस्तकों को भी पलटते थे, देखते थे कि क्या सही है क्या गलत है। यानी इस किताब को लिखते समय उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है जो इसमें वर्णन किया है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर बीए की हिंदी कोविद जो बीए थे उन्होंने लिखा था। श्याम सुंदर दास की बीए हिंदी कोविद रत्नमाला। श्री पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौन सी है? कौमुदी। श्री वियोग हरि जी की ब्रज बांसुरी, वियोग हरि ने क्या लिखा? ब्रज बांसुरी भी बहुत कुछ सामग्री मिली। किस किस में सामग्री लिया? श्याम सुंदर की हिंदी विनोद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी से, श्री वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से। तो कौन सी किताबें हैं? देखिए फिर से रिपीट किए, क्या पता आ जाए एग्जाम में किसी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास की हिंदी कौमुदी जो बीए थे, हिंदी कौमुदी रत्नमाला किताब थी। श्री पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी थी और श्री वियोग हरि जी की ब्रज बांसुरी सार, यानी 3 किताब से उन्होंने लिया था। श्री वियोग हरि जी की ब्रज माधुरी सार, राम नरेश की कविता कौमुदी और फिर सार और हिंदी कोविद रत्नमाला। इन सब से उन्होंने सामग्री ली लिखने के लिए, पढ़ा और उसे वहीं से लिया। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। किसको किसको कृतज्ञ देते हैं? श्याम सुंदर दास बीए को, राम नरेश त्रिपाठी को और राय साहब बाबू को, और ये श्री वियोगी हरि जी को ये कृतज्ञ प्रकट करते हैं। तो आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मैंने बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। उन्होंने बहुत सारी कठिनता का जो सामना किया, उनका सहयोग दिए पंडित मित्र उनके थे जो पंडित केदारनाथ पाठक जी, उनका हेल्प किए, मदद किए। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, ना अब देने की हिम्मत करता हूँ। लेकिन किताब में तो उन्होंने लिख दिया कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने उनके सामने दी नहीं और उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको जाकर उन्हें धन्यवाद दें। अपने मित्र को कैसे कहेंगे, कैसी मित्रता, तू मुझे धन्यवाद दे रहा मदद करने के लिए। इसलिए उन्हें अपनी किताबों में लिख दी इस तरह से कि मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं दिया, ना आप देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। तो क्या समझते थे वो? बदमाशी। इसलिए वो डर के मारे उन्हें धन्यवाद नहीं दिए। तो बहुत सारे अच्छे मित्र होते हैं जो कहते हैं क्या यार धन्यवाद दे रहे हो, हम सब दोस्त हैं तो धन्यवाद किस बात का, हमने तुम्हारी मदद की, वो मेरा मित्रता का वो था। तो इस तरह से पंडित केदारनाथ भी कहते थे धन्यवाद एक बदमाशी है, इसलिए मुझे कोई धन्यवाद ना दे। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके धन्यवाद नहीं दिए, ना लिखे और डरते रहे देने के लिए कि कैसे दें। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुए हैं, उसके सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं उसकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े हैं उनको क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो मुझसे इनमें त्रुटि रह गई है उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और जो मैंने क्षमा चाहता हूँ, जो मैंने इसमें कुछ लाभ, अगर मैं लाभ चाहता हूँ इनकी पुस्तक से तो अपनी गलतियों को क्षमा और माफ़ी के साथ। तो यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। आशा करती हूँ इससे आपको ये वाक्यांश, ये शब्द और ये रिकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेंगे, यानी लाभ मिलेगा।